नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक्सरसाइज खंजर का 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में होगा। इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। अब यह हर साल भारत और किर्गिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस बार भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड इस अभ्यास में हिस्सा लेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों और विशेष बलों के युद्ध कौशल को साझा करना है। इसमें शहरी और पहाड़ी इलाकों में युद्ध प्रशिक्षण, स्नाइपिंग, इमारतों में घुसपैठ आदि के कौशल सिखाए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय सैनिक किर्गिस्तान के नवरोज उत्सव में भी सांस्कृतिक भागीदारी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीडेक के साथ मिलकर टॉयकॉथॉन 2025 का आयोजन किया। इसमें श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर ने पहला स्थान हासिल किया। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा दूसरे स्थान पर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और स्वदेशी खिलौनों का विकास करना है। इसमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं की 112 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले स्थान पर रहे म्यूजिक प्लेमेट खिलौने ने बच्चों के लिए म्यूजिक और डांस को दिखाया। दूसरे स्थान पर रहे एआई रोबोटिक मेंटर खिलौने ने बच्चों को रोबोटिक्स सिखाने में मदद की और तीसरे स्थान पर रहे इंटरैक्टिव चार्ट खिलौने ने बच्चों को भारत के बारे में नॉलेज बढ़ाने में हेल्प की। रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बदलते पर्यावरण की एक मांग है जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली के यशोभूमि में ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया गया। इस बार की थीम है इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस। इसमें देश विदेश के एनर्जी सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। दरअसल ग्रिडकॉन 2025 एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड एक आयोजन है जहां इस सेक्टर से जुड़े इंडस्ट्रीज, पेशेवर लोग, शोधकर्ता और शिक्षाविद एक मंच पर आएंगे ताकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढे जा सके। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और स्मार्ट समाधानों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो एनर्जी के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क पहुंचा। इस डेलीगेशन ने कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 69वें सेशन में हिस्सा लिया। इसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई। साथ ही बीजिंग डिक्लेरेशन के 30 वर्ष पूरे होने के मौके पर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की समीक्षा भी की जाएगी। दरअसल बीजिंग डिक्लेरेशन महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा एक एजेंडा है। इसे 1995 में चौथे विश्व महिला सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। केरल राज्य के मानवाधिकार आयोग ने कुडाल मणिक्यम मंदिर के संबंध में जातिवाद को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। कुडाल मणिक्यम मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है और यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो भगवान भरत को समर्पित है। यहाँ केवल भगवान भरत की पूजा होती है जिन्हें रोगों को ठीक करने वाला देवता माना जाता है। यहाँ सिर्फ कमल, तुलसी और पारिजात के फूल चढ़ाए जाते हैं। ये मंदिर नालंबला दर्शन यात्रा का हिस्सा है जिसमें 4 मंदिरों की यात्राएं की जाती हैं जो रामायण के 4 भाइयों यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न समर्पित है। और इस मंदिर का 11 दिन का एक वार्षिक उत्सव भी आयोजित होता है जिसमें 13 सजे धजे हाथियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब पोर्टल का नया संस्करण NYPS 2.0 लॉन्च किया। पहले इसमें केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकते थे, लेकिन अब यह सभी नागरिकों के लिए खुला है। इसमें शैक्षणिक संस्थान अपने विद्यार्थियों के लिए युवा संसद सत्र आयोजित कर सकते हैं। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए किशोर सभा होगी और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए तरुण सभा होगी। वहीं नागरिकों का कोई भी समूह युवा संसद का आयोजन कर सकता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना, अनुशासन और सहिष्णुता सिखाना, संसदीय प्रक्रिया की जानकारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ने एक समझौता किया। यह समझौता उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक मॉडर्न मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलप करने के लिए किया गया है। यह लॉजिस्टिक्स पार्क 150 एकड़ में बनेगा जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्टेड होगा। यह परियोजना निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जलमार्ग
एक भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आहार 2025 का उद्घाटन किया। इस पहल का मकसद है कि दुनिया की हर खाने की मेज पर कम से कम एक मेड इन इंडिया फूड आइटम हो। इस कार्यक्रम से वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की तैयारी शुरू हो गई है, जो आने वाले सितंबर महीने में होने वाला है। साथ ही इस दौरान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों ने खाद्य प्रसंस्करण, सुरक्षा और पैकेजिंग पर चर्चा की, ताकि किसानों को केमिकल्स के सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जा सके। इस दौरान किसानों के लिए फूड टेस्टिंग किट और डिजिटल ट्रेसिंग जैसी नई तकनीकों को भी अपनाने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय संसद में इंडियन साइन लैंग्वेज ISL से जुड़ा सवाल पूछा गया। इसका उद्देश्य हियरिंग डिसेबिलिटी वाले दिव्यांग जनों की शिक्षा और कौशल में भागीदारी को जानना था। इसके जवाब में बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं, जिनमें से 19% को सुनने में परेशानी है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा को मान्यता दी गई है। इसके तहत सरकार ने शिक्षा में ISL को शामिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कक्षा 1 से 6 तक की NCERT की किताबों को ISL में बदला गया है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना भी शुरू की है, जिसमें ISL ट्रेनिंग और नौकरी से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ISL शब्दकोश भी तैयार किया गया है, जो साइन लर्न ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया NAI ने आज अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। अपने स्थापना दिवस पर संस्थान ने अपने अभिलेख पाताल पोर्टल से दस्तावेज डाउनलोड करने के शुल्क कम कर दिए हैं। जैसे बड़े नक्शों और दस्तावेजों को डाउनलोड करने का शुल्क 20 रुपए से घटाकर 15 रुपए कर दिया गया है। NAI ऐतिहासिक अभिलेखों को लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सभी अभिलेखों को डिजिटल करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 8.81 करोड़ पेजेस ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। अगले 2 वर्षों में सभी अभिलेखों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य है, ताकि लोग कभी भी कहीं भी उन्हें देख सके। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। नासा ने कैलिफोर्निया से स्फेयर X टेलीस्कोप लॉन्च किया। इसका मकसद यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझना और मिल्की वे गैलेक्सी में छिपे पानी की खोज करना है। इसे SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। यह टेलीस्कोप 2 साल तक 450 मिलियन गैलेक्सीज और 100 मिलियन सितारों का डेटा इकट्ठा करेगा। इसके बाद ये 102 अलग अलग रंगों में यूनिवर्स का 3D नक्शा बनाएगा। साइंटिस्ट इस टेलीस्कोप से कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं, जो 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ था। इसके साथ ही नासा ने पंच यानी पोलेरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर मिशन के तहत 4 छोटे सैटेलाइट भी भेजे हैं, जो सूरज की बाहरी परत और सोलर विंड की स्टडी करेंगे। जयश्री वेंकटेशन वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। जयश्री केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं और उनकी पूरी टीम में केवल महिलाएं हैं, जिससे महिलाओं को तकनीकी ज्ञान और नेतृत्व के अवसर मिल रहे हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो वेटलैंड्स के सतत प्रबंधन में अहम योगदान देते हैं। जयश्री वेंकटेशन ने चेन्नई के पल्लीकरनई मार्च के संरक्षण में दशकों तक काम किया, जिसकी वजह से फिलहाल ये आर्द्र भूमि, वनस्पतियों और जीवों की 300 से अधिक प्रजातियों का घर है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि वाइज यूज का मतलब वेटलैंड को बचाते हुए उसका सतत उपयोग करना है। कर्नाटक ने अपने एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी टारगेट को तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है। दरअसल कर्नाटक को 2027 तक 744 मिलियन किलोवाट आवर यूनिट्स बचाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन पहले ही कर्नाटक ने 800 मिलियन से अधिक यूनिट सेव कर लिए हैं।
बता दें कि KREDL यानी कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड इस पॉलिसी को लागू करने की जिम्मेदारी संभालती है। ये उपलब्धि बिजली की खपत कम करने, लागत बचाने और सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी। साथ ही कर्नाटक का ये अचीवमेंट बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित डिजिटल ट्विन्स तकनीक बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को बेहतर बना सकती है। दरअसल ट्रेडिशनल तरीकों में डेटा बिखरा हुआ होता है, जिससे योजनाएं पूरी तरह प्रभावी नहीं होती। वहीं डिजिटल ट्विन्स तकनीक में रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सभी क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा करके एक बेहतर योजना बनाई जाती है। इसके अलावा यह तकनीक संसाधनों की निगरानी में भी मदद करती है, जिससे संसाधनों का सही उपयोग और बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित होती है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरू की है, जिसका मकसद बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को बेहतर बनाना है और भौतिक संपत्तियों की वर्चुअल इमेज को तैयार करना है, ताकि उनकी निगरानी और प्रबंधन में मदद मिल सके। 6G तकनीक को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये डेवलपमेंट फेज में है और 2030 तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया था। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने भारत 6G अलायंस भी बनाया है। आपको बता दें कि 2G में 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज का बैंड होता है। 3G में इस बैंड को 2100 मेगाहर्ट्ज तक बढ़ाया गया। 4G में इसकी लिमिट 2.6 गीगाहर्ट्ज तक हो गई। 5G में मल्टीपल बैंड्स जैसे 700 मेगाहर्ट्ज, 1.8 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज शामिल हैं। 6G तकनीक, जिसे IMT यानी इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस 2030 भी कहा जाता है, फिलहाल इसके लिए नए फ्रीक्वेंसी बैंड पर विचार किया जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने ओडिशा के तट पर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 लड़ाकू विमान से दागी गई। अस्त्र मिसाइल एक एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, जो एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम और नेविगेशन कैपेबिलिटीज से लैस है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर के लक्ष्य को सटीकता से मार सकती है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने मूविंग टारगेट्स को सीधे निशाना बनाया, जो डिफेंस फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ 2,906 करोड़ रुपए का समझौता किया। यह समझौता देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया गया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए अश्विनी रडार खरीदा जाएगा। ये रडार DRDO ने डेवलप किया है। यह मॉडर्न तकनीक से बना है और तेज उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक सभी को ट्रैक कर सकता है। यह भारतीय वायुसेना की निगरानी और सुरक्षा क्षमता को बढ़ाएगा। इससे भारत की विदेशी रक्षा कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही यह देश के रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने PM युवा 3.0 योजना की शुरुआत की। यह युवा लेखकों यानी 30 साल से कम उम्र के लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। इस योजना के तहत 50 युवा लेखक चुने जाएंगे। योजना के 3 विषय हैं। पहला, भारतीय प्रवासियों का नेशन बिल्डिंग में योगदान। दूसरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ाना। और तीसरा, मॉडर्न इंडिया के निर्माता 1950 से 2025 तक। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी NBT इस योजना को लागू करेगा। PM युवा 3.0 का मकसद भारतीय संस्कृति, इतिहास और आधुनिक विकास को समझने और लिखने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। भारत ने चौथे NMFT यानी नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता की जरूरत पर जोर दिया। यह सम्मेलन जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित किया गया। इस दौरान भारत ने चिंता जताई कि आतंकी फंडिंग अब सीमा पार लेन देन और डिजिटल तकनीक के कारण कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कानूनों में बदलाव किए गए हैं। RBI वित्तीय निगरानी करता है और FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया संदिग्ध लेन देन की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। खुफिया एजेंसियों की मदद के लिए नेट ग्रिड भी बनाया गया है। भारत 2018 से NMFT सम्मेलन में भाग ले रहा है, जिससे आतंकवादी फंडिंग से निपटने की क्षमता बढ़ी है। चीन ने म्यांमार सीमा के पास एक हाईटेक रडार सिस्टम तैनात किया है। ये एक लार्ज फेज्ड एरे रडार LPAR है, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा एरिया तक निगरानी कर सकता है। दरअसल लार्ज फेज्ड एरे रडार एक मॉडर्न रडार सिस्टम है, जो कई एंटीना के थ्रू बड़े एरिया को स्कैन कर सकता है और कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी रणनीतिक स्थिति चीन को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करती है। इससे चीन को भारत की मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिल सकती है, जिससे वो इसके खिलाफ कदम उठा सकता है। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।